Hi everyone, I am Madhu. So friends, how are you? I hope you all are doing good. So साइंस में हमने अभी तक 13th चैप्टर तक सारा सिलेबस कवर कर लिया है. ओनली आर 10th चैप्टर इज लेफ्ट विच इज ग्रेविटेशन, जिसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. And after this chapter, our 14th and 15th chapter will be left. And after that, our science syllabus will be completed. और साइंस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम मैथ्स और एसएसटी भी करेंगे. So in this video, we are going to discuss the complete chapter number 10, which is gravitation. So stay with me till the end of this video. So friends, इस वीडियो में ये सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे. So the first topic is gravitation. Gravitation क्या होता है? What is gravitational force? The force of attraction between the objects. जो force of attraction होती है किसी भी दो objects के बीच में, उसे gravitational force बोलते हैं. So इस टॉपिक के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे. Then here are two sub topics. एक है universal law of gravitation. एक universal law of gravitation है जो सर इसाक न्यूटन ने हमें दिया था. So उस लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे. देन इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है. देन सेकेंड टॉपिक फ्री फॉल. फ्री फॉल क्या होता है. देन हेयर वी हैव टू सब टॉपिक्स टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी. तो ये जो जी है इट इज अ कांस्टेंट, ये एक क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू के बारे में हम पढ़ेंगे. देन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स में मोशन होता है, मोशन करते हैं ऑब्जेक्ट्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन हेयर वी हैव थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक मास एंड वेट. मास एंड वेट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं और इनको हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है. दे बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. Then here we have a subtopic weight of an object on moon. अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा अर्थ पे, क्या वो वेट मून पे भी सेम होगा. So we will discuss that what will be the weight of any object on moon. Then fifth topic, thrust and pressure. Then here we have three subtopics, pressure in fluids, buoyancy, why objects float or sink when placed on the surface of water. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर की सरफेस पे रखते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट्स सिंक हो जाते हैं, डूब जाते हैं, पानी की सरफेस के अंदर चले जाते हैं, और कुछ फ्लोट करते हैं वाटर की सरफेस पे. तो ऐसा क्यों होता है. देन सिक्स्थ टॉपिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देन सेवेंथ एंड द लास्ट टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी. सो इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज ग्रेविटेशन. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज ग्रेविटेशन. तो ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होता क्या है. The force of attraction between two objects is called gravitational force. कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. सो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, दैट कैन बी अ प्लैनेट और एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स, हर एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग दिस मार्कर, सो अगर इस मार्कर को मैं ग्राउंड की तरफ ड्रॉप करूं, सो इट विल फॉल टूवर्ड्स द ग्राउंड. सो वाई इट इज फॉलिंग टूवर्ड्स द ग्राउंड, क्योंकि जो अर्थ है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है और इस मार्कर की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. जैसा कि मैंने अभी बोला कि हर एक ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, सो इस मार्कर की भी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और जो अर्थ है उसकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. So why this marker is falling towards the ground? Why this marker is attracted towards the ground? Why not the earth is attracted towards the marker? अब दोनों ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटेशनल फोर्स है, मार्कर की भी और अर्थ की भी. तो अर्थ क्यों नहीं मार्कर की तरफ अट्रैक्ट हो रही, मार्कर ही क्यों अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. Here comes mass. जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. तो जो मार्कर का जो मास है वो अर्थ के मास के कंपैरिजन में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए ये मार्कर अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अर्थ मार्कर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी. फाइन. सो दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक ग्रेविटेशन. तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में विच इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट आवर फर्स्ट सब टॉपिक विच इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये लॉ क्या कहता है, every object in the universe attracts every other object with a force. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन क्या कह रही है कि हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक फोर्स के साथ.
जो which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So ये डेफिनेशन कह रही है कि हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स के साथ which is proportional to the product of their masses. मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो masses होंगे उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो फोर्स उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करेंगे. यहाँ पे हमने दो बॉल्स ली हैं, एक रेड बॉल और एक ब्लू बॉल. फाइन. तो उन दोनों बॉल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने लेट कर दिया d. उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमने उसको d लेट कर दिया. और डिस्टेंस हमने कहाँ से लिया है? दोनों बॉल्स के सेंटर से. इस बॉल का जो सेंटर है वहां से हमने डिस्टेंस लिया है टिल द सेंटर ऑफ दिस बॉल. फाइन. और आप इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों जो बॉल्स होंगे ये इनके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी. और जिस फोर्स से ये बॉल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उस फोर्स को हमने F लेट कर दिया, वो फोर्स F है. फाइन. और इन दोनों बॉल्स का जो मास है, लेट्स सपोज द मास ऑफ ब्लू बॉल इज कैपिटल M एंड द मास ऑफ रेड बॉल इज स्मॉल m. फाइन. इनके मासेस को हमने कैपिटल M और स्मॉल m लेट कर दिया. अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं. डेफिनेशन कह रही है फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब ये जो फोर्स होगी जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ये प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. मतलब इन दोनों के मासेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो होता है प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. मतलब ये जो फोर्स होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. डिस्टेंस कितना है? d. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब d का स्क्वायर, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए इस d स्क्वायर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे. फाइन. तो जो फोर्स जिससे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके मासेस के प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस इनका d था, d का स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने इसको डिनोमिनेटर में लिखा है. तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कंबाइन करके लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे ये अट्रैक्ट कर रहे हैं will be proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them. So ये हमने यहाँ से इक्वेशन डिराइव कर ली. अब इसको हम स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख देते हैं. So हमने क्या अभी डिराइव किया था? फोर्स जिससे अट्रैक्ट कर रहे हैं it will be proportional to the product of their masses and inversely proportional to the डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हमने ड्राइव कर लिया. तो ये फॉर्मूला तो नहीं हो सकता क्योंकि फॉर्मूला में कभी भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं होता. तो हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाना पड़ेगा. तो इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, एक क्वांटिटी या फिर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो वी कैन राइट फोर्स विल बी इक्वल टू, और जब हम इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं g. और ये फॉर्मूला एज इट इज कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई d स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. फाइन. तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स. फाइन. तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया. फोर्स इज इक्वल टू g इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. तो इस g को ये क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. और इसको हम बोलते क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. सो इस g को बोलते कैसे हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. फाइन. और बाकी एज इट इज है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो अब इस g की वैल्यू हमें चाहिए. ये g कितने इक्वल के होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस g? इस कैपिटल G की वैल्यू होती कितनी है? सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस g को लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और बाकी सारी चीजें हम राइट हैंड साइड लिख देते हैं. सो लेट्स से अभी तक हमने लिखा था फोर्स इज इक्वल टू g m कैपिटल M इंटू स्मॉल m
डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें चाहिए इस g की वैल्यू, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और बाकी चीजें हम यहाँ लिख देते हैं। तो फोर्स, ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर है इस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा जब ये राइट हैंड साइड जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस है ये डिवाइड हो जाएंगे। फाइन, तो ये हमने क्या डिराइव कर लिया, दिस वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये g की वैल्यू है, इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सो g इज इक्वल टू, g की क्या वैल्यू होती है, f इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। फाइन, तो अब इस g की वैल्यू कितनी होती है, जब हम सारी ये वैल्यूज पुट कर देंगे फोर्स की, डिस्टेंस की और मासेस की, तो क्या वैल्यू आएगी g की फॉर अर्थ। तो इस g की जो वैल्यू है ये हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसकी वैल्यू निकाली थी। सो इस g की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इट इज वाइडली एक्सेप्टेड। तो इस g की वैल्यू कितनी है, इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये क्या है, वैल्यू ऑफ g, इस कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये इसकी SI यूनिट है। ये SI यूनिट कैसे आई है, इस फॉर्मूले से ही आई है। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन, तो हमने यहाँ पे फोर्स की जगह न्यूटन लिखा। डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लिखा। पर अब यहाँ डिवाइड है तो यहाँ पे हमने डिवाइड का साइन लगाया। फिर मीटर इंटू मास इंटू मास, तो मास की SI यूनिट क्या होती है, केजी होती है। मास इंटू मास है मतलब मास का स्क्वायर है, इसलिए केजी स्क्वायर लिखा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। SI यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी SI यूनिट है और ये इसकी वैल्यू है। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यू क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है, ये फॉर्मूला और ये वैल्यू। So this was the topic universal law of gravitation. Now let's do one numerical based on this topic. So friends, now let's solve one numerical related to the topic universal law of gravitation. इस topic पे base अब हम एक numerical करते हैं. So क्या है numerical? The mass of the earth is 6 into 10⁻24 kg. हमें earth का mass given है. And that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. तो हमें अर्थ का मास गिवन है और मून का मास गिवन है. If the distance between the earth and moon is 3.84 into 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on moon. तो हमें करना क्या है इस न्यूमेरिकल में, हमें अर्थ और मून का मास गिवन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी गिवन है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। हमें कैलकुलेट करना है कि अर्थ मून पे कितना फोर्स एक्सर्ट करती है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है। और हमें जो जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें लेनी है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो एग्जैक्ट वैल्यू होती है जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो 6.67 को राउंड ऑफ कर दिया और यहाँ पे हमें 6.7 लेना है। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें जो जो गिवन है उसको लिखेंगे। मास ऑफ द अर्थ हमें गिवन है, फिर हम लिखेंगे मास ऑफ मून, फिर हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन देम एंड देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन वी विल डू द कैलकुलेशन एंड आंसर विल कम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास गिवन है दोनों का और जो डिस्टेंस गिवन है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ये हमें किलोमीटर्स में गिवन है, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए मीटर में क्योंकि डिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सो इसको सबसे पहले हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। तो ये हमें किलोमीटर्स में गिवन है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 3.84 इंटू 10⁵ इंटू 1000। अब हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 को हम 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इट इज ऑब्वियस। 1000 लिखो या 10⁻³ लिखो, बात तो सेम है। सो इसको हम 10⁻³ लिख देते हैं। सो अब देखो, अब यहाँ 10⁻5 और 10⁻³ इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि बेस सेम है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मैथ्स में पढ़े हुए हैं ना। सो अब इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो इट विल बी 3.84 इंटू
5 + 3 10⁸ मीटर। तो ये मीटर में आ गया 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसको, डिस्टेंस हमारा मीटर में आ गया। अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला और करेंगे फिर कैलकुलेशंस। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हमने अभी डिराइव किया था। इट इज फोर्स इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M। कैपिटल M है मास ऑफ द अर्थ के लिए, मास ऑफ अर्थ, जो अर्थ का मास है उसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया, इंटू स्मॉल m। स्मॉल m किसके लिए है? मास ऑफ मून के लिए, जो मून का मास है उसको हमने स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का उसका स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट करना है बस। G की वैल्यू क्या है? 6.7 इंटू 10⁻⁻11। फाइन, इंटू G की वैल्यू हमने लिख दी इंटू मास, इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून। तो अर्थ का मास क्या है? 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून, तो मून का मास क्या है? 7.4 इंटू 10⁻22 kg। फाइन, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस हमने अभी कैलकुलेट किया था 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, 10⁸ स्क्वायर है तो हमें इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। सो 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। फाइन, तो जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशंस कंप्लीट कर लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? इट विल बी 2.02 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ये हमारा आंसर आएगा। सो हमने बस क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया फोर्स के लिए। किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना होता है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारा। तो हमने बस यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं, कैलकुलेशंस करी हैं और हमारा आंसर क्या आया है? 2.02 इंटू 10⁻22। और यूनिट क्या है? न्यूटन है, क्योंकि हम एक्चुअली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना। सो यूनिट होगी हमारी न्यूटन। फाइन, तो इसकी कैलकुलेशंस होती क्या है? बस कैलकुलेशंस बहुत ही सिंपल हैं। देखो ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी 10⁻⁻11 10⁻24 है, सबसे पहले आप इनकी पावर्स ऐड करते हुए चलो, और फिर जो ये नंबर्स हैं 6.7 3.84 इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो कैलकुलेशंस तो बहुत ही सिंपल है, इनकी पावर्स ऐड होनी है और ये जो बाकी के नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होने हैं। फाइन, सो दिस वाज द आंसर। So I hope you have understood this numerical. Now let's talk about our next subtopic, which is importance of the universal law of gravitation. So friends, now let's discuss about our topic, importance of the universal law of gravitation. Gravitation की, gravitational force की क्या importance है? So first one is the force that binds us to the earth. अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को, सबको अर्थ की तरफ बाइंड करके रखती है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, every object will float in the air. That's why gravitational force of earth is very very important for binding all the objects towards the earth. Fine. Next one is the motion of the moon around the earth. मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, मोशन करता है। दैट इज बिकॉज ऑफ टू फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एंड सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ। यहाँ पे दो फोर्सेस का रोल है फॉर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में हम आगे क्लासेस में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। So fine, so gravitational force and centripetal force also plays a very very important role for the motion of moon around the earth. Next one, the motion of planets around the sun. sun के around सभी planets revolve करते हैं, वो क्यों? Because of the gravitational force and centripetal force of the sun. Fine. Then the tides due to the moon and the sun. अर्थ पे ओशंस में जो टाइड्स उठती हैं, लहरें उठती हैं, that is because of the gravitational force of moon and sun. Fine. So these are some importance of the universal law of gravitation.
So this was our topic. Now let's move on towards the third topic of this chapter, which is free fall. So friends, now let's discuss about the second topic of this chapter, which is free fall. तो फ्री फॉल क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ, ग्राउंड की तरफ गिरता है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट. कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ गिर रहा है और सिर्फ उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही है, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस मार्कर को मैं ड्रॉप कर दूं तो इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रही थी और कोई भी फोर्स इस पर एक्ट नहीं हो रही है, तो ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहे हैं. दैट इज नथिंग बट डूइंग फ्री फॉल. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अर्थ का डायग्राम ड्रॉ किया है. दिस इज अर्थ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ आवर अर्थ. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई बॉल है एंड दिस इज डूइंग फ्री फॉल टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये जो बॉल है ये अर्थ की सरफेस की तरफ आएगा. इट विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. तो जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा होता है तो दिस ऑब्जेक्ट विल हैव सम स्पीड, दिस ऑब्जेक्ट विल हैव सम वेलोसिटी. इसकी कोई स्पीड होगी, कोई वेलोसिटी होगी, बिकॉज ये एक मोशन, इट इज डूइंग मोशन. फाइन. तो इस ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी होगी. तो यहाँ पे क्या वो वेलोसिटी चेंज हो रही है? जब वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो, द वेलोसिटी इज चेंजिंग. जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वो क्या होता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये हमने चैप्टर नंबर 8 मोशन में पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी चेंज होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है. तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है. फाइन. तो यहाँ पे जो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की जब वो फ्री फॉल करेगा तो वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि हमने जब उस ऑब्जेक्ट ने फ्री फॉल करना स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल इसको जब मैं ड्रॉप करूंगी तो इसने स्टार्ट कब किया? रेस्ट से स्टार्ट किया. मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? 0. तो रेस्ट से स्टार्ट किया और जब ड्रॉप करेंगे तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कुछ और होगी. तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन करता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी और यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होंगी. जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाता है वैसे वैसे जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो इंक्रीज होती जाती है. जैसे कि हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. मतलब कि जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है. ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी आप कोई दो मैग्नेट्स लेते हो और उनको दूर दूर रखो तो वो अट्रैक्ट नहीं होते एक दूसरे की तरफ, और जैसे जैसे आप उनको पास लाते जाओगे तो वो अट्रैक्ट होते हैं. मतलब डिस्टेंस कम तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के. किसी भी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी. फाइन. तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक डिस्कस किया. तो जैसे यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, और वो एक्सेलरेशन क्यों हो रही है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. इसीलिए उस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है वो एक्सेलरेट हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ. इसीलिए उस एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इस एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय स्मॉल g. तो इस स्मॉल g का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फाइन. तो अब इसको हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेट करते हैं. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट g इनटू कैपिटल M. कैपिटल M किसके लिए है? मास ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का मास है उसको हमने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया है, और जो ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ये जो फ्री फॉल कर रही है, तो इसके मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे. फाइन. सो इसका मास स्मॉल m और अर्थ का मास है कैपिटल M. तो g इंटू कैपिटल M इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर. d स्क्वायर मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, सो इट विल बी d स्क्वायर. फाइन.
तो ये हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था। तो अब ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हम चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम मास इनटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, बात तो सेम है। सो हेयर वी कैन राइट मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्यों हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम g लिखेंगे, स्मॉल g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने अभी अभी पढ़ा। सो हम फोर्स की जगह लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये फॉर्मूला। तो अब आप देखो कुछ कैंसिल हो रहा है यार, ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है। सो हमने उस ऑब्जेक्ट के मास को कैंसिल कर दिया। तो अब बचा क्या, ये स्मॉल g, इट इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फाइन, तो इसका क्या फॉर्मूला हमने डिराइव किया, G इंटू मास ऑफ अर्थ। ये कैपिटल M किसके लिए, मास ऑफ अर्थ के लिए। सो G इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। फाइन, तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया। नाउ सो फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज द SI यूनिट फॉर G, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिकॉज G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी एक टाइप से एक्सेलरेशन ही है, इसीलिए इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस वॉज आवर टॉपिक फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा, कब करता है, जब उस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही हो, और फिर उसको, और वो जिसकी एक्सेलरेशन करता है, जब वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो वो एक्सेलरेशन करता है, वो एक्सेलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है g इंटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। सो दिस वॉज आवर टॉपिक फ्री फॉल। अब जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल ना कर रहा हो और अर्थ की सरफेस पे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉल है और वो अर्थ की सरफेस पे रखी हुई है, दिस इज द बॉल एंड इट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे ये बॉल फ्री फॉल नहीं कर रही है, तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या होगी इस बॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे अर्थ की सरफेस और बॉल के बीच में तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, सो द डिस्टेंस विल बी द रेडियस ऑफ अर्थ। जो अर्थ का रेडियस है फ्रॉम द सेंटर टू द अर्थ सरफेस, वो रेडियस होता है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये क्या है, रेडियस, और यही इस ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस है। तो यहाँ पे g की वैल्यू, g के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के लिए, इट विल बी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस, सो इट विल बी रेडियस का स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर। सो यहाँ पे रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब चेंज क्या हुआ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल नहीं कर रहा है और अर्थ की सरफेस पे है, तब डिस्टेंस हो जाता है रेडियस ऑफ द अर्थ, इसीलिए डिस्टेंस की जगह हम लिखेंगे रेडियस स्क्वायर। फाइन, सो अब अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज अ स्फेरॉइड, मतलब वो पोल्स की तरफ से थोड़ी सी फ्लैट है और इक्वेटर की तरफ से थोड़ी वाइड है, इसीलिए जो रेडियस है वो पोल्स की साइड से थोड़ा कम है और इक्वेटर की साइड से ज़्यादा है। सो इक्वेटर की साइड से अर्थ थोड़ी वाइड है, इसीलिए जो रेडियस है वो इक्वेटर की साइड ज़्यादा है, इसीलिए जो वैल्यू है g की वो पोल्स की साइड थोड़ी ज़्यादा होती है और इक्वेटर की साइड कम होती है, क्योंकि पोल्स की तरफ डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, क्योंकि फ्लैट है अर्थ पोल्स की तरफ से थोड़ी सी, इसीलिए डिस्टेंस कम हो जाता है। डिस्टेंस कम हुआ तो g की वैल्यू बढ़ जाती है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए g की वैल्यू ज़्यादा होती है पोल्स की साइड एंड g की वैल्यू थोड़ी कम होती है इक्वेटर की साइड। फाइन, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। सो अब हमारा टॉपिक आता है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g। इस g की एक्चुअल वैल्यू होती क्या है, ये कांस्टेंट है, जो हर ये g की जो वैल्यू होती है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है। जब आप एयर रेजिस्टेंस और बाकी सारी फोर्स को अवॉइड करोगे और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करोगे, तो जो g की वैल्यू होती है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g। So friends, now let's calculate the value of g, acceleration due to gravity, which is g। इसकी वैल्यू क्या होती है, so हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, by putting the values of the formula। तो इसका जो फॉर्मूला है it is g into mass of the earth divided by radius square। तो इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी g की वैल्यू भी आ जाएगी।
सो वैल्यूज पुट करते हैं। g कितना होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.7 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट यू कैन राइट द यूनिट ऑल्सो। मास कितना होता है अर्थ का, मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10 raised to the power 24 kg। फाइन, डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 into 10 raised to the power 6 मीटर। रेडियस स्क्वायर मतलब इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। So into 6.4 into 10 raised to the power 6 meter. Fine. So when you will do calculations आपका आंसर आएगा 9.8 और यूनिट क्या आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है। सो एक्सेलरेशन है इसलिए जो यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये हर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होती है, सेम होती है। फाइन, so this is the value of g and we have calculated the value of g. Now let's talk about our next subtopic, which is motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. So friends, now let's discuss about our topic motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. सो हमने चैप्टर नंबर 8 मोशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। ये हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन के लिए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो हमने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी। ये जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ये हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए थी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लेकिन हम इस चैप्टर में वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन इन द सेंस मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है ग्राउंड की तरफ, या फिर ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, सो दैट इज वर्टिकल मोशन, इसको वर्टिकल मोशन बोलते हैं। लेकिन ये इक्वेशंस हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। तो ये जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी इनको हम हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इन इक्वेशंस में इतना ही चेंज होगा, जो डिस्टेंस है एस इज फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाइट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि वर्टिकल मोशन में क्या होता है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है ग्राउंड की तरफ, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच की जो हाइट होगी, इस ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच की जो हाइट होगी वो क्या होगा डिस्टेंस वर्टिकल मोशन में। और जो एक्सेलरेशन होगी दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वर्टिकल मोशन में जो एक्सेलरेशन होगी वो होगी g, एक्सेलरेशन को हम g से लिखेंगे, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन इक्वेशंस में जहाँ पे एक्सेलरेशन है, जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जहाँ पे डिस्टेंस है वहाँ पे हम लिखेंगे हाइट वर्टिकल मोशन के लिए। तो इतना ही चेंज है इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में। सो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन विल बी, इन इक्वेशंस को हम चेंज करके लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो यहाँ पे a की जगह, a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा g आ जाएगा, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो इट विल बी gt। फाइन, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस क्या हो जाएगा हाइट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस। तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह s की जगह हम लिख देंगे h, विच इज हाइट, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर मतलब a मतलब एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम लिखेंगे g अगेन, सो यहाँ पे हम लिखेंगे gt स्क्वायर। फाइन, थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इट विल बी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as की जगह लिखेंगे gs, which is acceleration due to gravity। तो ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन आई फॉर वर्टिकल मोशन। फाइन, तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव कर ली। नाउ लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इक्वेशंस वी हैव डिस्कस्ड नाउ। तो न्यूमेरिकल क्या है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। एक कार है और वो एक लेज से ग्राउंड पे गिर रही है 0.5 सेकेंड्स में। लेज क्या होता है, यू कैन सी दिस इन द इमेज। सो वो जो कार है वो ग्राउंड पे गिर रही है 0.5 सेकेंड में। लेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की जो एक्चुअल वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी इट वाज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
लेकिन न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हमने 9.8 को राउंड ऑफ करके 10 ले लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फर्स्ट पार्ट इज हमें क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज इट स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो इस कार की क्या स्पीड होगी जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है। सेकेंड पार्ट, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ये जो लेज है ये ग्राउंड से कितना हाई है, क्या डिस्टेंस है, क्या इस लेज की हाइट है। हमें दो पार्ट्स यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें स्पीड निकालनी है। सो स्पीड निकालनी है, सो विच इक्वेशन वी विल यूज हियर, यहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, क्योंकि हमें चाहिए स्पीड या फिर वेलोसिटी एक ही बात है। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस जी टी। सो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू v इज इक्वल टू u। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि उस कार ने रेस्ट से स्टार्ट किया है। सो इट विल बी 0 प्लस जी टी, जी क्या है, जी हमारी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम है 0.5 सेकेंड। सो सिंपली आपका आंसर क्या आने वाला है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो ये क्या है, स्पीड ऑफ द कार या फिर वेलोसिटी एक ही बात है। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द कार। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। नाउ लेट्स सॉल्व द सेकेंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है कितना वो जो लेज है वो कितना हाई है ग्राउंड से, मतलब एक टाइप से हमें डिस्टेंस निकालना है कि इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात हो रही है ना, तो हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे, इस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया या फिर क्या हाइट है उसकी। फाइन, तो हम यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे इक्वेशन हाइट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे हमें हाइट निकालनी है ना, एक टाइप से हाइट निकालनी है, इसलिए हम ये इक्वेशन यूज करेंगे। सो इट विल बी, ये सेकेंड पार्ट है। फाइन, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 इंटू टाइम, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 0 हो जाता है, तो यू टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, इट विल बी डायरेक्टली 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी टाइम कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। फाइन, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, और कैलकुलेशंस के बाद सिंपली इजीली आपका आंसर आने वाला है 1.25 मीटर। ये हाइट है ग्राउंड से लेज तक की। सो दिस इज द हाइट ऑफ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये दो पार्ट्स थे, सबसे पहले हमने स्पीड निकाली, फिर हमने हाइट निकाली बाय यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर वर्टिकल मोशन। रिमेंबर, यहाँ पे आपको याद रखना है हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए जो एक्सेलरेशन है उसको हम जी से रिप्लेस कर देंगे और जो डिस्टेंस है उसको हम हाइट से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्टिकल मोशन. So friends, this was our numerical. I hope you have understood it. Now let's talk about our next topics, which are mass and weight. So friends, now let's discuss about the third and fourth topic, which are mass and weight. दोनों topics को हम एक ही साथ discuss करेंगे because दोनों बहुत related हैं. Mass और weight बहुत related हैं. So what is mass? Mass is the amount of matter contained in a object. एक object में कितना amount of matter है वो mass होता है. फाइन. वेट क्या होता है? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. वेट एक फोर्स है, वो फोर्स जिससे अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ. वेट एक फोर्स है जिससे अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और मास है अमाउंट ऑफ मैटर उस ऑब्जेक्ट में. फाइन. तो ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं. जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी प्लैनेट पे आप ले जाओ उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा. लेकिन जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. फाइन. तो यहाँ पे मास का कोई फॉर्मूला नहीं होगा, वेट का फॉर्मूला होगा. तो फॉर्मूला में इसका कैसे निकालेंगे? वेट इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स. वेट एक फोर्स है, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. फोर्स का फॉर्मूला होता है ये. तो यहाँ पे मास है उस ऑब्जेक्ट का, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या आएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे हम ए की जगह जी लिखेंगे, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये एक फोर्स है जिससे अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, मतलब वेट एक फोर्स है.
तो यहाँ पे फोर्स की जगह हम वेट भी लिख सकते हैं, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग. सो वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेट, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. और वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का सेम नहीं होता, हर जगह सेम नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस मार्कर इज मे बी हैविंग सम वेट ऑन अर्थ, लेकिन इसका वेट मून पे या किसी और प्लैनेट पे डिफरेंट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट और ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. लेकिन जो मास है वो हमेशा सेम रहता है. सो द SI यूनिट ऑफ मास इज kg. So kg is the SI unit of mass. जैसे हम कहते हैं 5 kg, 4 kg, this is the SI unit. और वेट की SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन, बिकॉज इट इज अ फोर्स. वेट एक फोर्स है ना, इसीलिए जो वेट की SI यूनिट है इट इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. Fine. So this was the difference between both of these terms. So now let's discuss about the next subtopic, which is weight of an object on moon. So friends, now let's discuss about the topic weight of an object on moon. किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे क्या वेट होगा और अर्थ पे क्या वेट होगा, दोनों वेट्स में क्या डिफरेंस होगा, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ द मून. अर्थ और मून के हमने मास लिख दिए हैं और रेडियस लिख दिए हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एंड मून. फाइन. तो अब हम वेट ऑफ मून को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल कनेक्ट द वेट बाय यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अगर कनेक्ट करें तो क्या आएगा? इट विल बी वेट इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ the earth and mass of the object divided by distance square. तो यही होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यहाँ पे फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू g इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर. तो वेट क्या होता है? वेट भी एक टाइप से फोर्स ही है, इसीलिए यहाँ पे फोर्स की जगह हम वेट लिख सकते हैं. सो वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. सो फॉर द वेट ऑफ मून, तो वेट ऑफ मून को हम रिप्रेजेंट करेंगे W और सबस्क्रिप्ट में M. इसका मतलब है वेट ऑफ मून. इट विल बी इक्वल टू G इंटू मास ऑफ मून. और ये जो कैपिटल M है और ये सबस्क्रिप्ट में जो ये M है, इसका मतलब है मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट का वेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, जितना रेडियस होगा मून का. सो रेडियस ऑफ मून विल बी R एंड सबस्क्रिप्ट में M और उसका स्क्वायर. फाइन. तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ मून, रेडियस स्क्वायर. ऐसे ही वेट ऑफ अर्थ के लिए भी हम यही करेंगे. वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू G इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर. फाइन. तो ये क्या है? वेट ऑफ अर्थ और ये है वेट ऑफ मून. अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे. वैल्यूज हम किन किन की पुट करेंगे? मास की और रेडियस की. मास ऑफ मून पुट करेंगे और रेडियस ऑफ मून पुट करेंगे. मास ऑफ अर्थ पुट करेंगे और मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. तो यहाँ पे हम g की वैल्यू और m की वैल्यू पुट नहीं करेंगे. फाइन. सो वी विल पुट द वैल्यूज. मास ऑफ मून कितना है? 7.36 into 10 raised to the power 22 kg डिवाइडेड बाय, यहाँ हमने g और m की वैल्यू पुट नहीं करी है, इसलिए हम यहाँ पे इनको लिख देंगे इंटू g इंटू m. फाइन. सो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज पुट नहीं करी है. सो रेडियस, नाउ रेडियस ऑफ मून इज 1.74 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर. स्क्वायर है इसलिए हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे. फाइन. तो ये क्या है? हमने वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पे. ऐसे ही हम अर्थ के लिए करेंगे. मास ऑफ अर्थ कितना है? 5.98 इंटू 10 raised to the power 24 kg इंटू g इंटू m, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज पुट नहीं की, इंटू m डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर. रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 6.37 इंटू 10 raised to the power 6 मीटर होल स्क्वायर. फाइन. तो ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. तो हमने अब वैल्यूज पुट कर दी. अब हमें करनी है कैलकुलेशंस. सो कैलकुलेशंस करने के बाद क्या आंसर आएगा? वेट ऑफ द मून विल बी
it will be, I am writing it here, 2.431 into 10 raised to the power 10 g into m. तो ये क्या है? दिस इज द मास वेट ऑफ द मून. दिस इज वेट ऑफ द मून. और वेट ऑफ अर्थ कितना होगा? इट विल बी 1.474 इंटू 10 रेज टू द पावर 11 g इंटू m, क्योंकि हमने इनको एज इट इज लिखा है हर जगह, क्योंकि हमने इनकी वैल्यूज पुट नहीं की है. फाइन. तो ये क्या है? वेट ऑफ मून और ये है वेट ऑफ अर्थ. दिस आई एम राइटिंग अगेन. So weight of moon is 2.431 into 10 raised to the power 10 g into m. फाइन. तो ये है मून का वेट और ये है अर्थ का वेट. अब इन दोनों के वेट को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, सो दैट वी कैन कंपेयर द वेट्स ऑफ बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून ऑल्सो, ऑन अर्थ ऑल्सो. तो अब इन दोनों वेट्स को हमें डिवाइड करना है. फाइन. सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करने वाले हैं? वेट ऑफ मून और वेट ऑफ अर्थ को डिवाइड करेंगे ताकि हम उनको कंपेयर कर सकें. सो वेट ऑफ मून हमने कितना कैलकुलेट किया था? इट वाज 2.431 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 g इंटू m, इंटू g इंटू m, यहाँ पे इंटू है. फाइन. डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अर्थ. तो वेट ऑफ अर्थ कितना था? इट वाज 1.474 into 10 raised to the power 11 into g into m. So this was into g into m. ठीक है. तो अब हम जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, so what we are going to get? We are going to get 0.165. हमें ये डेसिमल मिलेगा और इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, which will be equal to 1/6. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/6. इसका क्या मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg है मून पे, तो उसका अर्थ पे कितना वेट होगा? 6 kg, 6 न्यूटन. सॉरी, यहाँ पे न्यूटन यूनिट आएगी क्योंकि हम वेट की बात कर रहे हैं. सो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे 1 न्यूटन है तो अर्थ पे कितना होगा? 6 न्यूटन. तो मतलब अर्थ पे जो वेट होगा उस ऑब्जेक्ट का वो 6 टाइम्स हो जाएगा. या फिर आप कह सकते हो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे है तो वो मून पे जाके 1/6 हो जाएगा. इसीलिए हम वेट ऑफ मून को लिख सकते हैं, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ अर्थ. फाइन. तो आपको यहाँ से समझ आ गया कि अर्थ और मून के वेट्स में क्या डिफरेंस है, क्या रेशियो है उनका? 1/6. फाइन. This was our topic, weight of an object on moon. Now let's talk about our 5th topic of this chapter, which is thrust and pressure. So friends, now let's discuss about our topic, thrust and pressure. So आपने नोटिस किया होगा जितने बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जैसे ट्रक जो लगेज कैरी करते हैं, उनके टायर्स कितने ब्रॉड होते हैं, वाइड होते हैं. और जो बाइसिकल्स होती हैं उनके टायर कितने पतले होते हैं. या फिर जो कटिंग टूल्स होते हैं जैसे नाइफ या फिर एक्स, उनके जो एजेस होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. सो ऐसा क्यों होता है? सो इनके बारे में हमें जब समझ आएगा व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर. सो थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट. वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, ये सरफेस है और यहाँ पे हमारे पास ये नेल है, कील. और इस नेल को हमने इस सरफेस में स्ट्रक करना है, इसको, इस नील को, इस कील को हमें यहाँ पे गाड़ना है. हम क्या करेंगे? फोर्स इस पे कैसे अप्लाई करेंगे? वी विल अप्लाई फोर्स इन दिस डायरेक्शन ऑन दिस नेल. और जो वो नेल है वो कहाँ स्ट्रक होगी? सरफेस में, ऐसे. सो दिस विल गो इनसाइड द सरफेस. तो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में और सरफेस है ऐसे. तो हम फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है. इसीलिए वो फोर्स जो परपेंडिकुलर अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे टू द सरफेस, उस फोर्स को बोलते क्या है? उस फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थ्रस्ट. फाइन. प्रेशर क्या होता है? द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे जो थ्रस्ट अप्लाई होती है उसको प्रेशर बोलते हैं. इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सैंड में खड़े हो, एक लूज सैंड में खड़े हो डेजर्ट में. वहाँ पे जब आप खड़े होगे तो आपके जो फीट हैं, आपके जो पैर हैं, वो सैंड के अंदर थोड़े से चले जाएंगे. और एंड देन आफ्टर दैट, जब आप खड़े थे तब आपके पैर अंदर जा रहे थे सैंड के. एंड देन लाई डाउन ऑन द सैंड. जब आप सैंड पे लेट जाओगे, देन योर बॉडी विल नॉट गो इनसाइड द सैंड.
तो ऐसा क्यों हो रहा है? फोर्स तो सेम अप्लाई हो रही है सैंड पे, आपका बॉडी का वेट उस सैंड पे अप्लाई हो रहा है व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑल्सो एंड व्हेन यू आर लेइंग। बोथ द केसेस में फोर्स तो सेम है, आपकी बॉडी का वेट। लेकिन जब आप खड़े हो तो आपके फीट अंदर जा रहे हैं, व्हेन यू विल लाई डाउन देन योर बॉडी विल नॉट गो इनसाइड। तो ऐसा क्यों होता है? फोर्स तो सेम अप्लाई हो रहा है, लेकिन एरिया, यहाँ पे एरिया मैटर करता है। जितना कम एरिया होगा अफेक्ट ऑफ फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। सो फीट का एरिया कम है एज कम्पेयर टू योर होल बॉडी, इसीलिए जो आपके पैर हैं वो ज़्यादा अंदर गए इन द सैंड। So fine, so the effect of thrust will be more when area will be less, and when area will be large, the effect of thrust will be less. इसीलिए जो कील होती है या जो पिन होती है उनके जो एजेस होते हैं वो बहुत पॉइंटेड होते हैं, ताकि कम से कम एरिया हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट दिखाए। फाइन, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? द फॉर्मूला फॉर प्रेशर विल बी प्रेशर इज इक्वल टू thrust बाय एरिया। सो ये क्या है? फॉर्मूला फॉर प्रेशर, थ्रस्ट बाय एरिया। कितना थ्रस्ट अप्लाई किया है, कितना फोर्स अप्लाई किया है, एक टाइप से थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है, डिवाइडेड बाय द एरिया, कितने एरिया में वो थ्रस्ट अप्लाई हुआ है। फाइन, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। और ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की? इट इज पास्कल, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P and A, पास्कल। And this unit is on the name of the scientist, in the honor of the scientist Blaise Pascal. तो Blaise Pascal scientist हैं, उनके honor पे ये unit है Pascal for pressure. Fine. So this was our topic, pressure, thrust and pressure. Now let's discuss about the first subtopic, which is pressure in fluids. So friends, now let's talk about our topic pressure in fluids and buoyancy. तो ये दोनों बहुत ही related topics हैं। अब जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपने वेट की वजह से। सॉलिड अपने वेट की वजह से सरफेस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करता है। वैसे ही जो गैसेस और लिक्विड्स हैं वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं अपनी सरफेस पे, क्योंकि उनका भी कोई वेट होता है। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स वो होते हैं गैसेस एंड लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, इन दोनों को एक साथ फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड्स भी एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस पे, क्योंकि उनका भी एक वेट होता है। फाइन, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट बुओयंसी। बुओयंसी क्या होता है? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, जब भी आप वेल में से, कुएं में से पानी निकालते हो और जब आप उसमें बकेट डालते हो, तो जब बकेट पानी के अंदर होती है तो हमें वो बहुत लाइटर लगती है, हल्की लगती है, और जैसे ही वो बकेट पानी के बाहर हम उसे निकालते हैं, खींचते हैं, तो वो हैवी लगती है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बुओयंसी। फाइन, यहाँ पे हम एक एक्सपेरिमेंट से, एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास बीकर है, इसमें वाटर है, और अगर इस बीकर में हम एक बॉटल रख दें वाटर की सरफेस के ऊपर, अगर हम एक बॉटल रख दें ऐसे, सपोज दिस इज द बॉटल। फाइन, ये हमने वाटर की सरफेस के ऊपर रख दी। सो जब इसको हम वाटर की सरफेस के ऊपर रखेंगे तो इस बॉटल का एक वेट होगा, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो इस बॉटल को ग्राउंड की तरफ खींचेगी, नीचे खींचेगी। लेकिन ये जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एक अपवर्ड प्रेशर, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा इस बॉटल पे, जिससे ये ऊपर पुश हो जाएगी और पानी पे फ्लोट करेगी। फाइन, तो ये जो अपवर्ड फोर्स होती है, अपवर्ड प्रेशर होता है वाटर का, जो वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करता है, सो उस फोर्स को बोलते हैं अपथ्रस्ट। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट या फिर बुओयंट फोर्स, अपथ्रस्ट और बुओयंट फोर्स, वो फोर्स जो वाटर किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है, वो अपवर्ड फोर्स। फाइन, सो ये हम पानी पे स्विम कर पाते, पानी पे फ्लोट कर पाते, ऑल बिकॉज ऑफ द बुओयंट फोर्स ऑफ द वाटर। Fine, so this was a very easy and small topic, pressure in fluids and buoyancy. Now let's talk about our next subtopic, which is why do objects float or sink when placed on the surface of water? So friends, now let's discuss about our topic, why do objects float or sink when placed on the surface of water? कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं और कुछ सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं वाटर में। तो ऐसा क्यों होता है? why some objects float and why some objects sink? So ये हम डिस्कस करते हैं। So इसको हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये बीकर है और इसमें वाटर है, तो अगर हम इसमें कॉर्क रख दें, कॉर्क क्या होता है? एक वुडन सब्सटेंस होता है। तो अगर यहाँ पे हम एक कॉर्क रख दें इसकी वाटर की सरफेस पे,
तो वो जो कॉर्क है वो फ्लोट करेगा और वो सिंक नहीं होगा। और जबकि अगर हम कोई आयरन नेल, लोहे की कील अगर इस वाटर में डालेंगे तो फिर वो जो आयरन नेल है वो सिंक हो जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा। सो व्हाई दिस हैपेंस? जो आयरन नेल है वो अंदर चला गया वाटर के, और जो कॉर्क है वो ऊपर पानी की सरफेस पे ही फ्लोट कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है, कॉर्क पे भी, आयरन नेल पे भी, और वाटर की जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो भी दोनों ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई कर रही है, लेकिन फिर भी ये फ्लोट कर रहा है और ये सिंक कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी। जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो फिर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी फिर वो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। तो यहाँ पे जो ये कॉर्क है इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसीलिए ये फ्लोट कर रहा है। और ये आयरन नेल है, इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, इसीलिए ये सिंक कर रहा है। फाइन, तो यहाँ पे आपको समझ आया कि कब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है और कब कोई ऑब्जेक्ट सिंक करता है। फाइन, so this was a very easy topic, why objects float or sink when placed on the surface of water. Now let's discuss about the sixth topic of this chapter, which is Archimedes principle. So friends, now let's discuss about the topic Archimedes principle. ये principle Archimedes ने दिया था, इसलिए इसको Archimedes principle बोलते हैं। So ये क्या कहता है? When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब भी किसी फ्लूइड में हम जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को एक फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करती है, और वो अपवर्ड फोर्स कितनी होती है? इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जब वो बॉडी वाटर में एंटर करेगी तो वो कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगी एंटर होने के लिए, तो जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेगी उस वाटर का वेट उतना ही वो ऑब्जेक्ट अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो दिस इज नथिंग बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल गिवन बाय आर्किमिडीज, कि जब वो ऑब्जेक्ट इमर्स होगा वो कितना अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, जितना वेट ऑफ वाटर उसने डिस्प्लेस किया होगा। फाइन, सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बहुत एप्लीकेशंस हैं, शिप्स में, सबमरीन्स में, हाइड्रोमीटर्स, इलेक्ट्रोमीटर्स, इन सब डिवाइसेस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज किया जाता है। Fine, so this was a very easy topic, Archimedes principle. Now let's talk about our last topic, which is relative density. So friends, now let's discuss about the last topic of this chapter, which is relative density. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? जब भी हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को डेंसिटी ऑफ वाटर से कंपेयर करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नेम ओनली, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेट कर रहे हैं हम किसी से, कंपेयर कर रहे हैं किसी और की डेंसिटी से। तो हम किसकी डेंसिटी से कंपेयर करते हैं? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जितनी उस सब्सटेंस की डेंसिटी है डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं सिल्वर और वाटर का एग्जाम्पल। सिल्वर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। फाइन, सो सिल्वर की डेंसिटी है 10,500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, तो यूनिट भी उसकी मास और वॉल्यूम से ही डिराइव होगी, केजी एंड पर मीटर क्यूब। फाइन, तो ये डेंसिटी की यूनिट है। तो सिल्वर की डेंसिटी है 10,500 किलोमीटर पर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी होती है इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो और मुझे बताओ कि क्या रिलेटिव डेंसिटी होगी इनकी। इट विल बी 10,500 डिवाइडेड बाय 1000, सो ये कितना आएगा? 10,500 डिवाइडेड बाय 1000, इट विल बी 10.5। तो ये 10.5 क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। सो हमें इससे क्या पता लग रहा है कि जो सिल्वर है वो वाटर से 10.5 टाइम्स ज़्यादा डेंस है, और रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं होती है, बिकॉज दोनों डेंसिटीज ही हैं, यूनिट कैंसल आउट हो जाएंगी, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। फाइन, so this was a very easy topic. I hope you have understood it. So friends, we have finished this chapter, which is chapter number 10, gravitation. I hope you have understood this chapter and enjoyed this video. So I will be coming back with some more new topics of class 8 and class 9. Till then, that's it. And if you find our videos helpful and informative, subscribe to our channel and press the bell icon. So that's all for this video. Thank you.